नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग यहाँ पे देख रहे थे साइंस सीरीज में फिजिक्स को हम लोग देख रहे थे। फिजिक्स के एक कंसेप्ट सीरीज में हम लोगों ने सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन देखा था। नेक्स्ट जो है मैकेनिक्स देखे थे हम लोग और मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे। आज उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे तरंग। जो लोग भी वो वीडियो नहीं देखे होंगे वो लोग जाके देख लेंगे। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डाल दूंगा। इस सीरीज को देखने के बाद आपको फिजिक्स से रिलेटेड जो है जो भी एग्जामें होती है, चाहे पीएससी की मैं बात करूं या अदर जो भी स्टेट एग्जाम होती है, आपके क्वेश्चन जो है सारे सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी यदि कोई क्वेश्चन यदि आपसे सॉल्व नहीं होता है या कोई कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे ताकि इस कंसेप्ट सीरीज का जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग लाभ उठा सकें। क्योंकि हमारा टारगेट है कि अब आप याद करने के साथ साथ कंसेप्चुअल भी पढ़ाई करें, ताकि आप देख पा रहे होंगे कि अभी सारे एग्जाम में लगभग पैटर्न जो है धीमे धीमे चेंज हो पा रहा है। पैटर्न बदलाव आ रहा है तो आपको भी अपने पढ़ाई में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए और उसी के अनुसार आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो जो लोग भी वो नहीं देखे होंगे वीडियो वो लोग जाके ज़रूर देख लेंगे। आइए आज हम लोग देखते हैं तरंग। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। प्रीवियस ईयर बीपीएससी का क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ जो भी स्टेट पीसीएस है वो भी हम लोग यहाँ पे आज कवर करेंगे। थोड़ा सा हम लोग इसको थियोरेटिकल पार्ट को देख लेते हैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि आपके एग्जाम में जो है डिफिनीशन बिल्कुल नहीं पूछा जाता है। इसको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा। देखें यहाँ पे तरंग। तरंग होती क्या है, देखिए तरंग द्वारा जो है ऊर्जा क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे गति करती है। अब जैसे आपने देखा होगा, किसी मैं कुएं की बात करूं, कुएं में यदि आप एक पत्थर कंकड़ कोई भी डालते थे तो आप देखते थे आपका हीट पॉइंट ए होता था, लेकिन वहाँ पे क्या बनती थी, एक तरंग बनती थी और ये जो है ऊर्जा का ट्रांसफर जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हो जाया करता था। ऐसे ही कुछ हमारा तरंग होता है। तो तरंग क्या करता है, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करती है, अर्थात किसी माध्यम में हुए विक्षोभ, जो भी डिस्टरबेंस आता है, जो माध्यम के कणों के प्रवाह के बिना ही माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करता है, उसे ही हम तरंग कहते हैं। अर्थात तरंग ऊर्जा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन का वह तरीका है जिसमें माध्यम के कणों का गमन नहीं होता है। ये आपका तरंग होता है। ये तरंग जो है दो तरह का जनरली होता है, एक होता है यांत्रिक और एक होता है अयांत्रिक। अब यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं, देखें यांत्रिक तरंगे जो है किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न हुए विक्षोभ हैं जो बिना अपना स्वरूप बदले एक निश्चित चाल से आगे बढ़ते रहती है। जैसे हमने एग्जाम्पल आपको बताया, वो एग्जाम्पल लगभग सारे लोग देखे ही होंगे कि जब भी क्या करेंगे, एक आप कुआं में एक कंकड़ डालेंगे तो वहाँ एक विक्षोभ उत्पन्न होगा, उस विक्षोभ के कारण से जो है तरंगे एक निश्चित चाल से आगे बढ़ते रहती है। अर्थात वे तरंगे जिनके गमन के लिए एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, यांत्रिक तरंगे कहते हैं। ये माध्यम क्या होता है, ठोस भी हो सकता है, आपको द्रव भी और गैस भी हो सकता है। ध्वनि क्या है, ध्वनि भी एक क्या है, यांत्रिक तरंग है। अब यांत्रिक तरंग है तो हमने बताया यांत्रिक तरंग के लिए क्या चाहिए, आपको माध्यम चाहिए, चाहे वो माध्यम ठोस हो, द्रव हो या गैस हो। यानी एक बात तो क्लियर हो गई कि ध्वनि जो है आपको निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। यही कारण है कि इसके गमन के लिए जो है एक माध्यम चाहिए होता है, क्योंकि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। इसलिए देखिएगा चंद्रमा पे या अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे का आवाज़ नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मीडियम ही नहीं है। यांत्रिक जितनी भी तरंगे हैं
उनके लिए हमें एक ना एक मीडियम चाहिए, चाहे वो ठोस ही हो या गैस हो या द्रव हो। नेक्स्ट देखिए, ये आंतरिक तरंग जो है जिस माध्यम में गति करती है वहाँ ऊर्जा तथा संवेग का संचरण करती है। तो ये ऊर्जा और संवेग का क्या होता है, संचरण होता है, परंतु माध्यम की स्थिति यथावत बनी रहती है, अर्थात यांत्रिक तरंगे केवल ऊर्जा तथा संवेग का हस्तांतरण करती है, द्रव्य का नहीं, यानी किसी मैटर का नहीं करती है। केवल ऊर्जा जो है आपको एक पॉइंट से ट्रांसफर होकर दूसरे पॉइंट तक जाता है। यांत्रिक तरंगों का संचरण माध्यम दो कणों पर निर्भर करता है, दो गुणों पर निर्भर करता है। वो क्या होता है, एक होता है माध्यम का प्रत्यस्थता और दूसरा होता है माध्यम का जड़त्व। ये सब बस आप पॉइंट सुन ले। यांत्रिक तरंगे जो है मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक होती है अनुप्रस्थ और दूसरा होता है अनुदैर्ध्य। अब देखते हैं अनुदैर्ध्य क्या होता है और अनुप्रस्थ क्या होता है। सबसे पहले देखें अनुप्रस्थ तरंगे। यदि किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगों के संचरण पे माध्यम के कणों तरंग के संचरण की दिशा में लंबन जो है कंपन करती है, इसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक सिरिंग दिख रहा है, ये गर्त दिख रहा है आपका, माध्यम के कण जो है कुछ ऐसे आपको कंपन करती है, ठीक है, और संचरण की दिशा आपको ये है, और इसमें देख पा रहे हैं आप कंपन का, तो ये जो है लंबवत कंपन है इसका, संचरण इसका ऐसे हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो रहा है, संचरण का जो डायरेक्शन है, यानी ये जा रही है कुछ ऐसे और कंपन ऐसे ऐसे हो रहा है, यानी ये क्या हो रहा है, लंबवत जो है कंपन हो रहा है। इसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अनुप्रस्थ तरंगों में ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन को श्रिंग तथा नीचे की ओर जो अधिकतम विस्थापन होती है उसको गर्त बोलते हैं, जो भी अपनी इमेज में देखा। श्रिंग तथा जो गर्त है तरंग संचरण के साथ इनकी दिशा में आगे की ओर बढ़ते रहते हैं, जैसे आपने देखा था वहां पे, ये जो है ऐसे ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं। दो उत्तरोत्तर श्रिंग तथा दो लगातार गर्तों के बीच दूरी को ही हम तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। और ये आपको बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि दो जो है उत्तरोत्तर श्रिंग और दो गर्तों के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं, तो तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। नेक्स्ट देखें, दो लगातार श्रिंगों तथा गर्तों के बीच की दूरी एक तरंग दैर्ध्य के बराबर दूरी के तय करने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल बोलते हैं। नेक्स्ट है, एकांक समय में होने वाली आवर्तकालों की संख्या को तरंग की आवृत्ति बोलते हैं। अब ये सब अब डिफिनीशन देख ले, बस डिफिनीशन याद करने की जरूरत नहीं, आपसे आप आवर्तकाल की डिफिनीशन नहीं पूछी जाएगी या फ्रीक्वेंसी की डिफिनीशन नहीं पूछी जाएगी। अनुप्रस्थ तरंगे केवल ऐसे माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है जिनमें दृढ़ता यानी रिजिडनेस हो, अतः अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस में या द्रव्य में ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जा सकती है, गैसों में नहीं की जा सकती है। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल दिया है, तालाब में पत्थर फेंकने पर जल की सतह पे बनी तरंगे, ये किसकी उदाहरण है, अनुप्रस्थ तरंग की उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका अनुदैर्ध्य तरंग। देखिए इसमें क्या है, किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगों के संचरण पे माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, तो ऐसे ही यांत्रिक तरंगों को अनुदैर्ध्य बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, अनुदैर्ध्य तरंग जो है संचरण के साथ जहां माध्यम के कण सामान्य की अपेक्षा अधिक पास पास होते हैं, वह स्थान संपीड़न कंप्रेशन कहलाता है। और जब वे स्थान जहां माध्यम के कण जो है सामान्य से जो है दूर दूर होते हैं तो उसको विरलन बोलते हैं। तो ये सब जानने की जरूरत है नहीं। अनुदैर्ध्य तरंग जो है सभी प्रकार के माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है। आपने देखा था कि अनुप्रस्थ तरंग जो है केवल और केवल ठोस व आपको द्रव में जो है उत्पन्न की जा सकती थी, जबकि आप देख रहे हैं अनुदैर्ध्य तरंग जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों में उत्पन्न की जा सकती है। तो सिंपल सिंपल सी छोटी छोटी डिफिनीशन है, इसमें से एक आध क्वेश्चन कहीं कहीं बन रहे हैं जो मैं आपको बता ही दिया। नेक्स्ट देखें, जैसे इसका एग्जाम्पल है अनुदैर्ध्य तरंग का ध्वनि तरंग, वायु में उत्पन्न तरंगे, भूकंप तरंग, स्प्रिंग की तरंगे। अब आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि जो ध्वनि तरंग है वो किस प्रकार की तरंग है, तो आपका आंसर क्या होगा, अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका अयांत्रिक तरंग, या इसको विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं, यानी ये मैकेनिकल वेव नहीं होती है। वे तरंग जिनके संचरण के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान देंगे,
इसके लिए किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं हो, ऐसे ही तरंग को हम यांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। जैसे प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, एक्स जो है तरंगे, ये सब क्या है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग के टाइप है। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। नेक्स्ट देखें, ये जो विद्युत चुंबकीय यांत्रिक तरंग है निर्वात में भी गति कर सकती है। तो ये बात ध्यान देंगे, ये निर्वात में भी गति कर सकती है, जैसे एक्स तरंगे, प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे। तो आपको अंतर स्पष्ट हो पा रहा होगा। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है अनुप्रस्थ प्रकार की होती है, ये भी बात ध्यान रखेंगे, ये अनुप्रस्थ प्रकार की होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के समय विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र भी गति करते हैं, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी क्या करता है, गति करता है। और इन क्षेत्रों के संचरण की दिशा उन तलों के लंबवत होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है, यानी प्रकाश की चाल आप सभी को पता होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तथा इसकी वेवलेंथ जो है तरंग दैर्ध्य की जो है प्रयास रेंज जो दी है वो 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻4 मीटर तक होती है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश, माइक्रोवेव, एक्सरे आदि विद्युत चुंबकीय तरंग के ये उदाहरण हैं। तरंग के बढ़ते क्रम में विद्युत चुंबकीय तरंग का नामकरण इस प्रकार है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आपको सीरीज दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे ये सबसे पहले है गामा किरण, फिर है एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, दृश्य प्रकाश और रक्त, माइक्रोवेव और रेडियो तरंग। इसमें देखेंगे आप तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य जो है किसका है, वो है रेडियो तरंग का, और सबसे कम जो है ये है गामा किरण का। गामा से ज़्यादा थोड़ा है एक्स का, एक्स से ज़्यादा किसका है, पराबैंगनिक, दृश्य और रक्त। और तो आप याद रखेंगे सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका है, रेडियो का, सबसे कम इनमें गामा का है। आवृत्ति का बात करेंगे तो जिसका यहाँ तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा है उसका आवृत्ति जो है सबसे कम है। तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसका है, फ्रीक्वेंसी ये है गामा किरण का। तो ये हो गया आपका। अब रेडियो तरंग के बारे में थोड़ा सा देख लें। रेडियो तरंग क्या होती है, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग होती है। इसका तरंगों का तरंग दैर्ध्य जो है सबसे अधिक होता है। आपने अभी देखा ही रेडियो तरंग का जो है तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ये जो है 1 mm से लेकर कुछ किलोमीटर तक हो सकता है। अब जितना इसका तरंग दैर्ध्य होगा उतना ही इसका रेंज होगा। रेडियो तरंग की आवृत्ति क्या होती है, वो कम होती है, अतः इसे हम किलोहर्ट्ज से लेकर मेगाहर्ट्ज में व्यक्त करते हैं। रेडियो संचार एवं दूरदर्शन संचार प्रणाली में इसका यूज करते हैं हम लोग। इनका उपयोग जो है आंकड़ों को संचारित करने में भी किया जाता है। इनकी आवृत्ति जो लगभग 500 किलोहर्ट्ज से लेकर 1000 मेगाहर्ट्ज तक होती है। अब देखिए इसमें एम का रेंज क्या है, 530 किलोहर्ट्ज से लेकर 1710 तक। एफएम का रेंज है 88 मेगाहर्ट्ज से जो है 108 मेगाहर्ट्ज तक। आपने सुना होगा रेडियो एफएम 98.4, 98.6। तो ऐसे करके देखिए इसी के बीच में रेंज में आएगा। टीवी पे देखें तो 54 से लेके मेगाहर्ट्ज से लेके 890 मेगाहर्ट्ज तक होता है। तो ये था रेडियो तरंग के बारे में। रेडियो तरंग का यूज कहाँ होता है, तो संचार वगैरह में होता है, कम्युनिकेशन वगैरह में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका सूक्ष्म तरंगे जो है, जो रेडियो तरंगे होती है कि आवृत्ति जो है गीगाहर्ट्ज के पास में होती है, और इनका तरंग दैर्ध्य जो है 1 mm से 0. ये आपको 0.1 mm के बीच होता है। तो ये आपका है। इसके बाद है जो लघु तरंग दैर्ध्य होती है, इसी के कारण जो है विमान संचालन में रडार प्रणाली प्रयुक्त किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सब इसका प्रयोग था। माइक्रोवेव ओवन में सूक्ष्म तरंगे की आवृत्ति इस प्रकार चुनी जाती है कि जल के अणुओं के अनुनाद आवृत्ति से मेल खा जाए। इसे किसी भी जलयुक्त खाद्य पदार्थ को ताप बढ़ा सकते हैं। मोबाइल फोन और वाईफाई में भी इनका प्रयोग किया जाता है ये सूक्ष्म तरंगों का। एक होती है अवरक्त, इंफ्रारेड। अवरक्त तरंगे जो है दृश्य स्पेक्ट्रम से दीर्घ तरंगदैर्घ्य सिरे के जो है संलग्नित होती है। अवरक्त तरंगे जो है कभी कभी ऊष्मा तरंगे भी कहा जाता है। अब देखिए, अवरक्त तरंगे का पृथ्वी की गर्मी अर्थात मध्य ताप बनाए रखने के लिए हरित गृह प्रभाव के द्वारा अहम भूमिका होता है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरित गृह ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन जो है जिम्मेवार है, तो ये अवरक्त विकिरण जो है ये जिम्मेवार होती है। उपग्रहों में लगे अवरक्त संसूचकों का उपयोग सैनिक उद्देश्य से और फसलों में वृद्धि के लिए भी किया जाता है, वृद्धि के परीक्षण के लिए।
घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जैसे टीवी हो गया इत्यादि रिमोट में जो है ये यूज किए जाते हैं। और नेक्स्ट था आपका विजुअल। तो विजुअल क्या होता है? दृश्य प्रकाश तरंग, ये भी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग है, जिनके लिए मानव नेत्र क्या होता है? संवेदनशील होता है। यानी मानव नेत्र जो है प्रकाश संश्लेषित सक्रिय विकिरण भी इसे कहते हैं। बैगनी और नीला रंग लघु तरंगदैर्घ्य क्षेत्र में आता है, जिस कारण इनकी ऊर्जा उच्च होती है। अभी हम बता देंगे आपको, हमारे नेत्र जो है, हमारा नेत्र नीले रंग के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होता है, ये बात ध्यान देंगे। तरंगदैर्घ्य जो है कितना होता है दृश्य का, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद कर लेंगे इसको। जहाँ भी क्वेश्चन बनेगा मैं बता दूंगा। बाकी जो आपको उसको मैं काफ़ी डेप्थ में जाके डिफाइन करूँ, वो जो है आपके लिए अभी सही नहीं रहेगा और जानने की अभी ज़रूरत नहीं है इस लेवल पे। 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक याद रखेंगे। आवृत्ति का जो है रेंज, ये तरंगदैर्घ्य का रेंज है, और ये आवृत्ति का रेंज होता है 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेके 7 × 10⁻14 हर्ट्ज तक। अब देखिए यहाँ पे ये तरंगदैर्घ्य है आपका, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, बैगनी का जो है सबसे कम है, इसके बाद आपका जामुनी होता है, नीला देखिए, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका है? लाल का, और सबसे कम है बैगनी का। अब आपको पता है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सबसे कम किसका है? देखिए 300, यहाँ पे देखिए 380 से लेके और 450 तक, ये है बैगनी का। जबकि लाल का देखें 620 से लेके 750 नैनोमीटर तक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये सीरीज आप लोगों को याद होगा और यहाँ से कुछ क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये तरंगदैर्घ्य का आप ऐसे याद रख सकते हैं, हिंदी वाले इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बै जा नी ह पी ना ला। अब यहाँ पे देखिए आपको, यहाँ पे रेड हो जाएगा लाल, और ये आपका हो गया बैगनी, ये आपका हो जाएगा बैगनी, ये जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। सबसे कम जो है तरंगदैर्घ्य यहाँ पे बैगनी का होता है, सबसे ज़्यादा लाल का होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन जो है वो बैगनी का होगा, यानी फैलाव, और सबसे कम लाल का होता है। इसीलिए लाल कलर को जो है हम लोग ट्रैफिक लाइट में यूज करते हैं। तो आगे हम लोग लाइट चैप्टर में इसको अच्छे से देखेंगे, बाकी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका पराबैंगनिक तरंगे। तो ये क्या होती है? इसमें जो है 6 × 10⁻−10 मीटर से लेके 4 × 10⁻−7 मीटर तक इसका रेंज होता है लगभग। जो पराबैंगनिक विकिरण होती है विशिष्ट लैंप और बहुत गर्म पिंडों से उत्पन्न होती है। जैसे सूर्य, आपको सूर्य भी क्या करता है? पराबैंगनिक किरण का एक स्रोत है। पराबैंगनिक किरण को उसके तरंगदैर्घ्य के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक है आपका UVA होता है, UVB और UVC आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसका ये रेंज दिया है। ये पृथ्वी तक पहुंच जाता है जो UVA है। UVB जो है आंशिक रूप से ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और ये जो UVC है ये ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, यानी ओजोन क्या करता है? इसको फिल्टर कर लेता है और ये हमको आने नहीं देता है पृथ्वी तक। यानी ओजोन परत क्या करता है? एक फिल्टर का काम करता है। अब सन का यहाँ से रे आ रहा है, ठीक है, तो इसको क्या करता है? ये अवशोषित कर लेता है, UVC को ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और ये आंशिक रूप से, जबकि ये जो है UVA यहाँ पे आ पाता है, ये हमारे लिए हानिकारक होता है। अब इनका आपको यूज पूछता है कभी कभी एग्जाम में, इसका यूज क्या होता है? तो इसका जो है यूज आप देखें, जल शोधन में कीटाणुओं को नष्ट करने में होता है। अत्यंत छोटे तरंगदैर्घ्य होने के कारण UV किरणों के अति परिशुद्ध अनुप्रयोगी जैसे लासिक लेजर नेत्र शैलता में उपयोग किया जाता है इसका। तो ये सब इसका उपयोग है। नेक्स्ट देखें, एक और है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। नेक्स्ट है आपको एक्स किरण। तो ये देखें, ये थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है। एक्स किरण जो है आपको, इसका तरंगदैर्घ्य जो है रेंज दिया है 10⁻⁻10 मीटर से लेके
और 10⁻⁸ मीटर तक इसका उपयोग होता है। ये जो है आपको, आप देखें इसका तरंग दैर्ध्य जो है 10⁻⁻13, यहाँ पे देखें, ये थोड़ा क्लियर विजुअल नहीं हो पा रहा है, 10⁻⁻13 मीटर से लेके, और ये है आपको 10⁻⁸ मीटर तक इसका रेंज है। कभी पूछ सकता है एग्जाम में। इसका उपयोग आपको पता ही है एक्स किरण का कहाँ कहाँ होता है, तो हम लोग चिकित्सा में इसका उपयोग करते हैं। एक्स किरण जो है सजीव उत्कों तथा जीवों के लिए हानि पहुंचा सकती है, इसलिए अनावश्यक जो है अधिक इसका उपयोग से बचना चाहिए। यानी एक्सरे जो आप कराने जाते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सरे कराना है, तो ये एक्स किरण से ही डायग्नोसिस किया जाता है, तो ये जरूरी नहीं पड़ने पे नहीं कराना चाहिए। एक्स किरण के उत्पादन की सामान्य विधि किसी धात्विक लक्ष्य पे उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉनों का बौछार करना होता है, इसके उत्पादन का विधि है। इसकी जो है तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है। एक होती है आपको कॉस्मिक किरणें, तो ये जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है कॉस्मिक किरणें। कॉस्मिक किरणें सौर तंत्र के बाहर उत्पन्न हुई उच्च ऊर्जा विकिरण है। ये उच्च ऊर्जा वाले अवशोषित कणों से बनी होती है। इसका तरंग दैर्ध्य दिया है लगभग 10⁻⁻16 से 10⁻⁻10 तक। इसको आप ध्यान नहीं रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपसे बस पूछा जाएगा ये कॉस्मिक किरण का उपयोग क्या है, तो जो चिकित्सा में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में किया जाता है। इसके साथ साथ उच्च आवृत्ति होने की वजह से ये विकिरण जो है नाभिकीय अभिक्रिया में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये छोटी छोटी बात ध्यान रखेंगे, बाकी अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है तरंग ये गति करते हैं, मोशन कैसे करते हैं, तो देखें एक कोई शांत तालाब है, जल में पत्थर का एक टुकड़ा आप जब फेंकते हैं तो पत्थर गिरने से क्या होता है, एक स्थान पे एक गड्ढा बन जाता है, किंतु जो प्रत्यस्थता के कारण चारों ओर जल इस गड्ढे में भरने लगता है, अर्थात जल के कण अस्थायी रूप से अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, ये केवल अपनी साम्य स्थिति के ऊपर नीचे कंपन करते रहते हैं। जबकि पत्थर डालने से उत्पन्न विक्षोभ को आगे बढ़ने की क्रिया तरंग कहलाती है। आपको पता ही है, जैसे जैसे ही आप पत्थर डालेंगे आप देखेंगे कुछ ऐसे आपको विक्षोभ दिखेगा, ऐसे विक्षोभ दिखेगा, आप सारे लोगों ने देखा ही होगा। तरंग से संबंधित कुछ परिभाषा है। तरंग गति को परिभाषित करने के लिए कुछ जो है इसके गुणों का वर्णन किया जाता है, जैसे इसमें कंपन का कला क्या है, आयाम क्या है, आवर्तकाल क्या है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान ले। फेज ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, तरंग गति करता हुआ कोई कण किसी क्षण जिस स्थिति या विस्थापन में होता है उसे ही कंपन काल कहते हैं। अब देखिए आपसे नहीं पूछा जाएगा एम्पलीट्यूड क्या होता है। जब तरंग किसी माध्यम में संचारित होती है तो माध्यम का कोई कण अपनी साम्यावस्था के दोनों ओर जितना अधिक से अधिक विस्थापित होता है उसी को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है, इसी को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। आवर्तकाल टाइम पीरियड क्या होता है, तरंग संचरण के समय माध्यम का कोई कण अपना एक कंपन पूरा करने के लिए जितना समय लेता है, ये जो नीचे आपको टाइम पीरियड दिखता है इसी को आवर्तकाल कहते हैं। फ्रीक्वेंसी आपको पता ही होगा, तरंग संचरण के समय माध्यम का कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। वेवलेंथ एक छोटा टर्म होता है और इसी में तरंग संचरण के समय एक कंपन वाइब्रेशन पूर्ण करने के माध्यम का कोई कण कितना दूरी तय करता है उसे तरंग दैर्ध्य हम लोग कहते हैं। तो ये हो गया आपका छोटी छोटी डिफिनेशन है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, ये है आपका किसी भी तरंग के लिए तरंग चाल और आवृत्ति में जो है और तरंग दैर्ध्य में रिलेशन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो ये आपसे डिफिनीशन नहीं पूछा जाएगा, बस इसको ध्यान रखेंगे। ये देखिए रिलेशन दिया हुआ है, तरंग चाल इक्वल होता है आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। यानी आपको तरंगों का चाल निकालना हो, सिंपल सा कोई छोटा न्यूमेरिकल आ जाए तो ये आपका एन लेमडा हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगी इंटू तरंग दैर्ध्य मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये इसका चाल है, अनुप्रस्थ का चाल, तो v बराबर विस्थापन अपन समय होगा। ये ठोसों में अनुदैर्ध्य तरंगों का चाल है, देखिए यहाँ पे ये द्रव में है आपका, ठीक है। ये जो है आपको यहाँ पे y पदार्थ का घनत्व है और d क्या है, यहाँ पे प्रत्यास्था गुणांक जो है y है आपका और पदार्थों का घनत्व जो d है। वैसे ही आपको यहाँ पे फिर आयतन का प्रत्यास्था जो है यहाँ पे b है यहाँ पे और d यहाँ पे घनत्व है। वैसे ही गैस में सेम फॉर्मूला है आपको। ये लेप्लस जो है, लेप्लस के अनुसार 0 डिग्री सी पे ध्वनि के चाल का मान प्रयोगों द्वारा जो है 332 मीटर पर सेकंड होता है। तो आपसे पूछा जाएगा 0 डिग्री सी पे जो है ध्वनि का चाल
तो 332 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ध्वनि की चाल ठोसों में सर्वाधिक, उससे कम द्रव में तथा सबसे कम कहाँ होती है, गैस में होती है। तो देखिए ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, याद रखेंगे सबसे अधिक होती है आपको ठोस में, ठीक है, उससे कम होती है आपको द्रव में और उससे कम होती है गैस में। यानी ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, ठोस में, ध्यान रखेंगे इस बात का। देखिए लगभग लिखा है ध्वनि की चाल जो है ठोस में लगभग 5130 मीटर पर सेकंड, द्रव में वही 1450, गैस में वही 332। तो आप देख सकते हैं यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक लिस्ट दिया हुआ है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ठोस है सारा, ठोस में देख पा रहे हैं अल्मुनियम में जो है ध्वनि का चाल जो है देखिए 6420 25 डिग्री सेल्सियस पे है। निकेल का देखिए इससे कम है थोड़ा 6040, स्टील है 5960, लोहा है 5950, पारा इससे कम है देखिए, कांच उससे कम है, ये ठोस हो गया। द्रव में आइएगा तो और कम हो जाएगा, देखिए जल का 1531, समुद्री जल है या शुद्ध जल, ये इथेनॉल है, हाइड्रोजन है। अब ये गैसों का है, गैसों में हाइड्रोजन 1284, हीलियम है और एयर है और ऑक्सीजन है। तो यही आपसे पूछा जाता है लगभग, देखिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है लगभग अगर नहीं मेंशन करता है तो समझे वही है, तो आप आंसर यही टिक कीजिएगा। तो यहाँ से आपको यही क्वेश्चन आएगा कि आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इनमें सबसे ज़्यादा ध्वनि का चाल किन में होता है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे एक नज़र में। ये देखिए सितार, वायलिन, गिटार आदि की डोरियों में अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगें बनती है, जबकि बांसुरी, बिगुल, बीना में अनुदैर्घ्य बनती है। इसको भी ध्यान रखेंगे कि आपको सितार, वायलिन, गिटार में क्या होती है, अनुप्रस्थ, जबकि बांसुरी, बिगुल, बीना में अनुदैर्घ्य होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ऐसे छोटे छोटे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे तनी हुई डोरी में क्या होता है, तो अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। अब जो हम लोग देखते हैं ध्वनि के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, ध्वनि क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर में ये हम लोग बेसिक देख लिए कि तरंग क्या होते हैं लगभग। तो देखिए ध्वनि ऊर्जा कहीं क्या है, एक रूप है, आपको पता होना चाहिए, जो तरंग के रूप में क्या होती है, संचारित होती है, एक जगह से दूसरे जगह जाती है, और यह ऊर्जा हमारे कानों के श्रवण करके संवेदन उत्पन्न करती है। ध्वनि की उत्पत्ति वस्तुओं के कंपन से होता है, लेकिन सभी कंपन ध्वनि नहीं करते हैं। जिन कंपनों का अनुभूति हमारे कानों द्वारा होता है, जिन्हें हम सुन सकते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग ध्वनि बोलते हैं। देखिए ध्वनि तरंग के बारे में दिया है आपको, यहाँ पे देखें, ध्वनि तरंग यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग होती है। तो पहला क्वेश्चन आपका यही हो गया, ध्वनि तरंग कैसी होती है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है। और फिर हमने बताया कि इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। दूसरा बात याद रखें, अनुदैर्घ्य तरंग है तो ये सभी माध्यम में चलेगी, ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलेगी। अनुप्रस्थ जो है केवल ठोस और द्रव में। निर्वात में ध्वनि बिल्कुल संचरण नहीं करेगी, इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि माध्यम वहाँ पर क्या होता है, अनुपस्थित होता है। और जहाँ भी वायुमंडल नहीं हो या निर्वात हो, वहाँ पे ध्वनि क्या करेगी, संचरण नहीं करेगी। जैसे आप देखेंगे चांद पे दो लोग बात करेंगे तो एक दूसरे को नहीं सुन पाते हैं। ध्वनि जो हम लोग सुन पाते हैं उसका रेंज क्या है, 20 कंपन पर सेकंड से 20,000 कंपन पर सेकंड, यानी 20 हर्ट्ज से लेके लगभग 20,000 हर्ट्ज के बीच में हम लोग ध्वनि सुन पाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक होता है अश्रव्य, अश्रव्य जो है, जो 20 हर्ट्ज से नीचे का ध्वनि होता है, इससे जो कम होता है उसको हम बोलते हैं अश्रव्य, और ये भी हम लोग नहीं सुन पाते हैं। हम लोग का रेंज क्या है सुनने का, तो हम लोग का 20 हर्ट्ज से लेके आपको सुनने का रेंज है ये 20 किलो हर्ट्ज तक। आप इसको 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज बोले या 20 हर्ट्ज से 20,000 बोले। 20 हर्ट्ज से यदि कम होगा तो इसको हम लोग नहीं सुन पाते हैं। तो ऐसे तरंग को बोलते हैं अश्रव्य तरंगे, इन्हें मनुष्य नहीं सुन पाता है। और इन तरंग दैर्ध्य का अधिक होता, इन तरंगों का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, उन्हें बहुत बड़े आकार का स्रोत से उत्पन्न किया जाता है। जैसे देखें, ऐसा तरंग कहाँ उत्पन्न होती है, ज्वालामुखी में, भूस्खलन में, उल्कापिंड में। नेक्स्ट देखिए, एक होता है श्रव्य, जो आपको पता ही अभी हमने देखा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक, ये हम लोग इजीली सुन पाते हैं।
नेक्स्ट होता है पारश्रव्य, यानी 20,000 से भी क्या हो, ज़्यादा हो, यानी 20 किलो हर्ट्ज से क्या हो, आपको ज़्यादा हो, इसको पारश्रव्य बोलते हैं। और ये भी हम लोग नहीं सुन पाते हैं, ठीक है, परंतु कुछ जानवर हैं जैसे सुन पाते हैं पारश्रव्य तरंग को, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली, चमगादड़ इत्यादि। और चमगादड़ तो इसी पारश्रव्य तरंग का यूज करके क्या करता है, अपना शिकार वगैरह करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे एक्चुअली क्या होता है, चमगादड़ का आपको, आप सभी को पता ही होगा, चमगादड़ का आँख जो है नहीं होता है। तो चमगादड़ कैसे क्या करता है, अपना रात में अंधेरे में निकलता है, तो उसका शिकार करने का तरीका ही होता है, ये पारश्रव्य तरंग निकालता है, रिटर्न होकर उसके कानों तक आ पाएगा, तो इसको पता चल जाएगा यहाँ पे कुछ है, ऐसे करके अपना वो मूवमेंट करता है। आगे देखते हैं हम लोग। मैं आपको तरंग को जो है पूरा डिफाइन करके, वेल डिफाइन करके नहीं बताया, वो आपको नीड नहीं है, जस्ट ऐसे ही जान लेना था। अभी ध्वनि जो है, आपसे ध्वनि से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे देख ले ध्यान से आप। पारश्रव्य तरंग जो है को गाल्टन की सीटी, जिसे साइलेंट व्हिसिल भी कहते हैं, द्वारा उत्पन्न किया जाता है, और इस सीटी का प्रयोग कुत्ते के प्रशिक्षण में जो है किया जाता है। तो इसका सोर्स बता रहा है पारश्रव्य तरंग को हम लोग कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। पारश्रव्य तरंगों की अत्यधिक आवृत्ति के कारण इसमें अधिक ऊर्जा होती है, साथ ही छोटे तरंग दैर्ध्य के कारण इसमें एक पतली किरण पुंज भी होती है। खैर, ये इसका क्वालिटी है। देखें, पारश्रव्य तरंग का कुछ उपयोग है, ये आपको पता होना चाहिए, आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा। समुद्र की गहराई, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं, देखें, पहला, समुद्र की गहराई पता करने में पानी के अंदर नौवाहक में पनडुब्बियों द्वारा सोनार टेक्निक का ही हम लोग प्रयोग करने में इसका यूज करते हैं। दूसरा देखें, इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग। नेक्स्ट देखें, कीमती कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को जो है धूल हटाने में हम लोग क्या करते हैं, पारश्रव्य तरंग का यूज करते हैं। कल कारखानों या चिमनियों में कालिख हटाने में, विभिन्न जो नैदानिक जो है तकनीकें हैं, डायग्नोसिस होती है, जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन हो गया, आपको ईसीजी हो गया, सोनोग्राफी हो गया, वहाँ भी यूज करते हैं। कीड़ों को नष्ट करने में, छिपी हुई वस्तुओं को खोजने में, स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करने में, और द्रव को गर्म करने में। तो ये पारश्रव्य तरंग की कुछ यूज थी। अब ध्वनि का एक अपना चाल होता है, ठीक है, ध्वनि तरंगों का क्या होगा, संचार करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, हमने पहले डिस्कस कर लिया। ध्वनि के चाल जो है भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है, अलग अलग होता है, ये माध्यम के प्रत्यस्थता तथा घनत्व पर निर्भर करता है। एक माध्यम में जो दूसरे माध्यम पर जाने पे परिवर्तित हो जाएगा, जैसे हमने देखा था ठोस द्रव गैस में सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, उससे कम द्रव में, फिर उससे कम गैस में। ये परिवर्तन जो है तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन के कारण आता है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो उसके चाल में परिवर्तन किसके कारण आ रहा है, तरंग दैर्ध्य। ध्वनि की आवृत्ति वही रहती है, वो चेंज नहीं होती है, अर्थात किसी माध्यम में ध्वनि की चाल ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कि ध्वनि जो है एक माध्यम से यदि दूसरे माध्यम में जाती है, तो इनमें से क्या चेंज नहीं होता है, तो ये हो जाएगी आपकी आवृत्ति। आवृत्ति जो है चेंज नहीं होती है, बात ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को एक मैक संख्या बोलते हैं। यदि किसी पिंड की चाल एक मैक संख्या से अधिक हो तो इसे पाराध्वनि हम बोलते हैं। पिंड की चाल 5 से अधिक हो तो इसे हम पराध्वनि चाल कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अभी जो ध्वनि का चाल है ये किस पे जो है डिपेंड होती है, इफेक्ट ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटी ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। तो देखिए दाब का प्रभाव इस पे क्या होता है ध्वनि के चाल पे, इसको देख ले एक नज़र में। देखिए, किसी गैस का ताप समान रहे तो ध्वनि के चाल पे दाब परिवर्तन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान देंगे। किसी गैस का ताप यदि समान रहे, टेम्परेचर यदि सेम रहे, तो ध्वनि की चाल पे दाब परिवर्तन का कोई असर नहीं होता है। प्रेशर चेंज कीजिए, वही रहेगा उसका चाल, कोई इफेक्ट नहीं होगा। ताप का प्रभाव देखिए क्या होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। किसी गैस में ध्वनि का चाल गैस का ताप बढ़ाने पे बढ़ जाता है, ध्यान दीजिएगा। टेम्परेचर यदि बढ़ाइएगा तो चाल क्या हो जाएगा, इसका चाल इसका बढ़ जाएगा। ये देखिए 1 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान बढ़ाने पे ध्वनि का जो है चाल लगभग 0.61 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाता है। आर्द्रता का इफेक्ट होता है क्या, बिल्कुल होता है। अब देखिए इनसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे आप देखिए,
आर्द्र वायु यानी ह्यूमिड एयर की बात हो रही है, ध्वनि की चाल शुष्क वायु से अपेक्षा बढ़ जाती है। यानी देखिएगा, जब भी बारिश का मौसम होगा और बारिश नहीं हो रहा होगा, यानी उस समय आर्द्रता ज़्यादा होगी, तो उसमें जो है दूर दूर तक आवाज़ें जाती हैं। ठीक है, बारिश के मौसम में जो है दूर दूर तक आवाज़ें जाती हैं। इसका वजह यही है कि आपका ह्यूमिड एयर में जो है ध्वनि का चाल बढ़ जाता है। आप देखेंगे मेन कहानी यहाँ पे है डेंसिटी का, एयर का डेंसिटी बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ेगा ध्वनि का चाल भी आपको चेंज हो जाएगा। क्योंकि देखिए आर्द्र वायु में क्या होता है, जलवाष्प होता है, वाटर वेपर होता है, और इसके कारण इसका घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। हमने देखा था घनत्व पे कैसे डिपेंड कर रहा था। यही कारण है कि वर्षा ऋतु में जो रेलगाड़ी आदि है, इनका सीटीओ या घंटों का आवाज़ ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा अधिक दूर तक सुनाई देता है। सिंपल से यहाँ कंसेप्ट है घनत्व का। माध्यम के वेग पर भी प्रभाव होता है, बिल्कुल। ध्वनि संचरण की दिशा माध्यम की दिशा में होती है तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, जबकि ध्वनि संचरण की दिशा उसका अपोजिट होगी तो चाल घट जाएगी। नेक्स्ट है आपको, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करती है तो क्या होता है, चाल भी तथा तरंग दैर्ध्य जो आपको तरंग दैर्ध्य बदल जाता है, जबकि आवृत्ति समान रहती है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जब ध्वनि जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, देखिए क्या क्या चाल और तरंग दैर्ध्य क्या होता है, बदल जाता है, जबकि आवृत्ति क्या होती है, बिल्कुल ही समान रहती है। तो ध्वनि की चाल पे आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान रखेंगे। ध्वनि की चालों पर गैस का घनत्व तथा गैस के अनुभार। गैसों में ध्वनि की चाल गैसों के घनत्व तथा अनुभार के वर्गमूल के जो है व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये जो पॉइंट जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। ये ध्वनि का कुछ कैरेक्टर दिया है, ये जानने पर्पज से है कि ध्वनि का कैरेक्टर जो है हमको जो है कैसे पता चलेगा। ठीक है, ये आपको डिफ्रेक्शन ऑफ साउंड है कि जब ध्वनि तरंगों के संचरण के मार्ग में ध्वनि की तरंग दैर्ध्य की कोटि का अवरोध आ जाता है तो ध्वनि तरंगे इस अवरोध के किनारे मुड़कर आगे संचरण करने लगती है, इसी को हम विवर्तन बोलते हैं। जैसे देखें, सुदूर ध्वनि स्रोत से आ रही आवाज़ जो है विभिन्न अवरोधों के कारण विवर्तनी के कारण डिफ्रेक्शन हो जाता है, हमारे कानों तक पहुंचने पर हमें ध्वनि सुनाई देती है। ये सब इसका ध्वनि का कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जानने की आपको ज़रूरत है नहीं, जनरली नहीं पूछा जाएगा। अब एक चीज़ ये आपको जानना है कि ध्वनि का परिवर्तन और क्या होता है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है छोटा सा। देखिए, तरंग किसी अवरोध से टकराने के बाद परिवर्तित होती है, आपको पता ही है। इसलिए ध्वनि तरंगे मार्ग के किसी अवरोध जैसे दीवार पहाड़ी से टकराकर परिवर्तित होती है, और इसी परिवर्तित को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि बोलते हैं। यानी मेरे को ही मेरा आवाज़ सुनाई दे, जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ी है, आप जो है यहाँ पे खड़े हैं और आप आवाज़ जो है जोर से जो चिल्लाएं, आवाज़ लगाएं, और आपका ही ध्वनि यहाँ टकरा के फिर आप ही को सुनाई दे दिया, तो इसी को बोलते हैं प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि जो है स्पष्ट अलग अलग सुनाई दे, इसके लिए कानों पहुंचने के लिए जो है कम से कम 0.1 सेकंड का अंतराल होना चाहिए, और प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम डिस्टेंस 16.6 मीटर होना चाहिए। इसीलिए आप देखे होंगे छोटे कमरे में हम लोग को कभी प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देती है। अप्रॉक्स आपको 17 मीटर होना चाहिए, बात को ध्यान रखेंगे। शोर किसको बोलते हैं हम लोग, ऐसे ध्वनि जो हमारे कानों के अप्रिय लगे, कर्कश लगे, शोर बोलते हैं। इंटेंसिटी है, ध्वनि की तीव्रता है। नेक्स्ट देखिए, ये आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे, इस डाटा को, हो सकता है कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए। देखिए क्या है, विभिन्न ध्वनि स्रोतों की तीव्रता। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, फुसफुसाहट जो है इसका तीव्रता ये सब डेसिबल में है, मेजरमेंट 15 से 20 डेसिबल है। यहाँ पे देखेंगे सामान्य वार्तालाप जो है इसका जो है 30 से 60 तक रेंज है। जोर से बातचीत करने का 60 से 70 है। गुस्से में यदि बातचीत करते हैं, यदि गुस्से में हम लोग बातचीत करते हैं तो ये 70 से 80 है। ट्रक, ट्रैक्टर, मशीन इसका 90 से 100 है। यहाँ पे देखिए आर्केस्ट्रा का जो है 100 से 120 होता है। जेट विमान जो है 140 से 150, मशीन गन जो है 150 से 160, मिसाइल रॉकेट का 160 से 70 डेसिबल होता है। जैसे आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं
सामान्य वार्तालाप का जो है डेसिबल कितना है, तो 30 से 60 के रेंज में जो होगा उसको टिक कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है ध्यान में इसको रखेंगे। अब ध्वनि का जो है कैरेक्टरिस्टिक जो है, ध्वनि का अभिलक्षण किस पे, तरह तो पिच पे डिपेंड करता है। उसके पिच पे देखिएगा कि ध्वनि का वह गुण है जिसके आधार पर धीमी, मंद ध्वनि का तीक्ष्ण, बारीक ध्वनि से विभेदित किया जा सकता है, ध्वनि का तरत्व कहलाता है। ध्वनि का तरत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, यानी आवृत्ति जितनी अधिक होगी उतनी तरत्व अधिक होगा। पुरुषों के ध्वनि का जो तरत्व कम होता है महिलाओं की अपेक्षा। शेर का दहाड़ का जो तरत्व है मच्छर के भिनभिनाहट से क्या होता है, कम होता है। एक प्रबलता होता है, लाउडनेस जिसको बोलते हैं हम लोग, ये भी ध्वनि का क्या है, क्वालिटी है, जिसके कारण ध्वनि जो है तेज या धीमी सुनाई देती है हमें। तो ध्वनि का क्या होता है, प्रबलता इसको हम बोलते हैं। क्वालिटी होता है एक ध्वनि का वह गुण जिसके कारण जो है समान आवृत्ति समान तीव्रता वाली ध्वनियों में हम अंतर जो है स्पष्ट कर पाए, इसी को हम लोग क्वालिटी बोलते हैं। डॉपलर प्रभाव थोड़ा सा जान जाइए। किसी तरंग स्रोत या प्रेक्षक के मध्य सापेक्षिक गति के कारण प्रेक्षक की तरंग की आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है, इसे हम डॉपलर प्रभाव बोलते हैं। जैसे देखिए, डॉपलर प्रभाव के कारण जब रेलगाड़ी सीटी बजाते हुए आती है तो उसकी ध्वनि तीक्ष्ण सुनाई पड़ती है, और जब ट्रेन दूर जाती है तो ये मोटी सुनाई देती है। तो ये था इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट, इससे आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे अभी। एक और बात आप देख लें, यहाँ पे मैक संख्या देखें। एक निश्चित ताप और दाब पे एक माध्यम में किसी वस्तु की चाल उसी माध्यम में ध्वनि की चाल के अनुपात में उस वस्तु के माध्यम में मैक संख्या बोलते हैं। यानी मैक संख्या क्या होता है, किसी माध्यम में कोई पिंड है उसका चाल और उसी माध्यम में ध्वनि की चाल, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको मैक संख्या आ जाएगा। वायु में चाल को मैक संख्या में मापा जाता है। यदि मैक संख्या का मान 1 होता है तो उस वस्तु की चाल ध्वनि की चाल के बराबर होती है। यदि मैक संख्या मानते हैं 5 है तो उस वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से 5 गुनी है। सिंपल सी बात है। यहाँ पे यदि 5 टाइम्स आ रहा है तो आपको पता ही होना चाहिए, नीचे 1 होगा तो 5 टाइम्स ही हो जाएगा। ऐसी वस्तुएं जिनकी मैक संख्या 1 से अधिक हो उन्हें हम पाराध्वनि कहते हैं, जबकि वो वस्तुएं जिनका मैक संख्या 5 से अधिक उसको हम हाइपरसोनिक बोलते हैं। तो ये था। यहाँ पे कुछ पॉइंटर है आपसे देखें। जैसे पहला है, रडार शत्रु के वायुयानों का पता लगाने में रेडियो तरंगों का यूज करते हैं, हम लोग ये सब पॉइंट देखे थे। फिर देखें यहाँ पे, आती हुई कार की चाल को मापने के लिए यातायात अधिकारी जो है ट्रैफिक ऑफिसर क्या करता है, सूक्ष्म तरंगों का यूज करता है। इसके अलावा देखें, श्रव्य ध्वनि तरंगे की आवृत्ति का प्रयास 20 हर्ट्ज से 20,000 होती है, हम लोग देखा ही था। यांत्रिक तथा ध्वनि तरंगे शून्य में संचारित नहीं होती, हमने देखा ही था, इसके लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। वातावरण में ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए हम लोग डेसिबल यूज करते हैं। मनुष्य के लिए जो है शोर का सहन सीमा लगभग जो 80 से 90 है। मनुष्यों के लिए मानव ध्वनि स्तर जो है 30 से 60 है, अभी देखा था हमने। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। ध्वनि के जो है गुणता के कारण हम अपने मित्रों की आवाज़ जो है सुनकर पहचान पाते हैं, क्वालिटी के कारण उसके। समान तीव्रता तथा तरत्व की ध्वनियों में अंतर जो है गुणता कहलाती है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के आवाज़ का जो है तरत्व अधिक होता है, हमने देखा था अभी। नेक्स्ट देखिए, इको साउंड तकनीक का प्रयोग सागर की गहराई मापने के लिए करते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि का परिवर्तन का जो है डिफरेंस कितना होना चाहिए, लगभग 17 मीटर। नेक्स्ट देखिए, चमगादड़ जो है परस्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। ध्वनि तरंगों का ध्रुवण की घटना नहीं होती है। जब हमें ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान ध्वनि की तीव्रता से लगाते हैं कि ध्वनि कितनी दूर से आ रही है, नज़दीक से आ रही है। ये हमने देखा था, वायु में वेग इसका लगभग 332 या 330 मीटर पर सेकंड है। ध्वनि तरंगों की गति लंबवत होती है, ध्यान देंगे। परश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हमने देखा ही था, और अपश्रव्य का 20 हर्ट्ज से नीचे। नेक्स्ट है, जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ द्रव्यमान को लेके जाती है। ध्वनि तरंगों का विवर्तन ध्वनि का अवरोध के किनारे मुड़ जाना, आगे बढ़ना होता है। ध्वनि स्रोत और श्रोता के मध्य अपेक्षिक गति के कारण आभासी आवृत्ति के परिवर्तन को ही डॉपलर प्रभाव बोलते हैं। तो अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं क्या जो है पूछा गया है बीपीएससी एग्जाम में। फिर हम लोग यहाँ पे कुछ फैक्ट और है, इसके अलावा हम थोड़ा सा और फैक्ट देखेंगे, कुछ क्वेश्चन और हम देखेंगे अदर पीसीएस में,
क्या क्या पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आपके लिए सफिशिएंट है कि नहीं है, ये जानना सबसे ज़रूरी है। देखें, एक दो पॉइंट और है। किसी माध्यम में ताप बढ़ने से उस माध्यम में प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है, जबकि ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। ध्यान देंगे, यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ध्वनि का वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। किसी माध्यम में समान आवृत्ति की एक ही दिशा में गतिमान तरंग में होने वाली ऊर्जा का पुनर्वितरण व्यक्तीकरण कहलाता है। स्टेथोस्कोप ध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी वस्तु की गति और उसी माध्यम में ध्वनि की गति का अनुपात ज्ञात करने के लिए हम लोग मैक संख्या का प्रयोग करते हैं। ध्वनि तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के लिए आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होता है। तो जो भी हम लोग पॉइंट देखे थे वही पॉइंट है लगभग। ध्वनि का तरत्व जो है आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, सॉरी निर्भर करता है। ध्वनि का तरत्व की बात हो रही है यहाँ पे। अनुदैर्घ्य तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है। जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, पता ही उसको आप अवसरंग बोलते हैं, अपश्रव्य बोलते हैं। पुल पे सैनिकों के कदम ताल करने से पुल टूटने का खतरा रहता है, क्योंकि अनुनादी अवस्था उत्पन्न होने से पुल के कंपन का आयाम बढ़ जाता है। पाराध्वनिक विमान की जो प्रघाती तरंगे पैदा होती है उनको ध्वनि बूम बोलते हैं। अब आइए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एक एक करके क्या क्या पूछा गया है, क्योंकि हमारा पढ़ने का जो है मुख्य मकसद क्या होता है हम सभी का, कि हमसे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाए, हम एग्जाम जो है क्वालिफाई कर जाए। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल सिंपल सा। वायु में ध्वनि तरंगे होती है तिरछी, अनुदैर्ध्य। तो हमने देखा ही था आपको, ध्वनि तरंगे कौन सी होती है, अनुदैर्ध्य होती है। नेक्स्ट देखें, आवृत्ति को मापा जाता है। तो आपको पता ही आवृत्ति को हम लोग किसमें मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं। ध्वनि में वायु का वेग कितना होता है, सिंपल सिंपल छोटा छोटा सा देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। ध्वनि में वायु का वेग जो है ये कितना होता है, 330 यहाँ पे है, 332 होता तो उसे भी हम लोग टिक कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 डेसिबल का प्रबलता स्तर संगत हो। अब देखिए 100 डेसिबल है तो हम लोग क्या बोलेंगे, मात्र श्रव्य ध्वनि के, आम बातचीत के हैं। आम बातचीत के कितने थे हमने देखा था, 30 से 60 था। एक शोरगुल वाली सड़क से आने वाली ध्वनि का, एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल का, तो हमने रेंज देखा था। ये आपको CDPA जो है 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा, मशीन वाला शॉप, इसी में 100 डेसिबल के अप्रॉक्स आवाज आएगा, इससे ज़्यादा। नेक्स्ट है आपको, आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है, किस चीज़ का आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है, ये उपयोग करता है रेडियो तरंगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वायुयान की ध्वनि समानतः इसके संगत है। हमने देखा था अभी इसका रेंज। तो देखिए डायरेक्टली पूछा हुआ है ये सब क्वेश्चन, और ये BPSC या बिहार CGL की बात करें, बिहार CDPO की बात करें, तो ये लोग थोड़ा सा डाटा बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2-3 डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा आपका वायुयान के लिए लगभग जो है 100 डेसिबल हो जाएगा। 1000 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 100 से 120 के करीब में आंसर जो भी बनेगा वो टिक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखें, 20 हर्ट्ज से जो है 20,000 हर्ट्ज, तो ये ध्वनि आपको पता ही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रव्य। इस रेंज में हम लोग सुन सकते हैं। नेक्स्ट देखें, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है। तो डेसिबल अभी हमने देखा था किसके लिए, प्रकाश की गति नहीं, ऊष्मा नहीं, ध्वनि की तीव्रता के लिए। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, तभी हमने देखा था ठोस में चल सकती है, हाँ बिल्कुल, द्रव में और गैस में भी चल सकते हैं, निर्वात में नहीं चल सकती है। नेक्स्ट है आपको, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो देखिए, ये रेडियो तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है, और अर्थ है परावैंगिक। ये ध्वनि तरंग क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ये कौन थी, यांत्रिक तरंगे थी। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है। तो देखिए रिपीट हुआ है फिर से, हमने देखा ही था ध्वनि तरंग कैसे है, अनुदैर्घ्य तरंग है। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि कितना होता है, मानक, तो ये होता है देखिए 90 दिया है, 60, 120। तो यहाँ पे देखिए ये लगभग जो है 30 से 60 था। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। आइए कुछ क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं जो विभिन्न PCS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्योंकि जो है आपको ये पता होना चाहिए कि इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन बन कैसे रहे हैं।
इसलिए मैं इसको ज़्यादा डेप्थ में आपको नहीं एक्सप्लेन किया। बस बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आप इस टॉपिक से जो इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप लोग जो है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक ये चीज़ पहुंच जाए। हमारा ये कंटेंट बनाने का मकसद यही है कि आप सभी जो है किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हो, आप जब भी इन टॉपिक से जब क्वेश्चन बनता है तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को ईजिली कर लें। तो आप सभी क्या करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मैंने आपको बताया ही था लेक्चर जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, तो अगर किसी को कोई डाउट है किसी टॉपिक में तो वो लोग क्या करेंगे, आप लोग जो है अपने क्वेश्चंस को या जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है इससे रिलेटेड, किसी एग्ज़ाम में आ पा रहा होगा या मुझसे छूट गया हो तो मैं उसको कवर कर लूँगा। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसका पेज नंबर क्या है। ये जो है आपको घटना चक्र का बुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मैक्सिमम लोगों के पास तो होगा ही, फिर भी जिनके पास नहीं हो चाहे तो ले सकते हैं। ये 89 पेज में है। चलिए हम लोग इसको निकालते हैं, देखते हैं यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख ही पा रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, ये अपडेटेड है 2022 तक आपको, तो जितने एग्ज़ाम आपको हुए हैं लगभग 2021-22 तक, लगभग अभी तक पहले सारे क्वेश्चन इसमें हैं लगभग। पहला ही क्वेश्चन देखिए माध्यमों में, पहला दिया है जल, इस्पात, नाइट्रोजन में ध्वनि के चाल को आरोही क्रम में लगाना है, यानी आपको बढ़ते क्रम में लगाना है। आपको हमने बताया ही था कि सबसे अधिक जो वेग ध्वनि का कहाँ होता है, तो ठोस में होता है, उससे कम होता है आपको द्रव में, और उससे कम होता है आपको गैस में, ये हमने बताया था। तो आप देखें यहाँ पे इस्पात क्या है, ठोस है, आप सभी को पता ही होगा, सबसे अधिक वेग इसी में होगा। इसके बाद देखिए जल क्या है, द्रव्य है, तो इससे कम, और सबसे कम किस में होगा, गैस में, तो नाइट्रोजन, यानी 312। देखें यहाँ पे 312 ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखें, ध्वनि का वेग जो है अधिकतम होता है, तो आपको पता ही है अधिकतम कहाँ होगा, वायु, द्रव, धातु में, तो धातु ठोस होता है तो इसी में हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखें, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, सेम क्वेश्चन है, निर्वात में, निर्वात में तो ध्वनि चलता ही नहीं है, वायु, जल और इस्पात, तो इस्पात हो जाएगा। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं छोटे छोटे, इसलिए आपको जो है काफ़ी डेप्थ में जो है कंसेप्ट की नीड नहीं है। नेक्स्ट देखें, ध्वनि तरंगों का सबसे जो है तीव्र प्रगमन होता है, सेम वही क्वेश्चन पूछा है, सबसे तेज जो है किसमें गमन करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ठोस। नेक्स्ट देखें, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि VA, VW और VS क्रमशः वायु, जल और इस्पात की ध्वनि है, सेम क्वेश्चन ऐसे ही है। ये देखिए VA क्या चीज़ का है, यहाँ पे वायु का है, VW क्या चीज़ के लिए है, जल के लिए, और VS जो है इस्पात के लिए, यानी ये सॉलिड है, वाटर। और तो देखिए सबसे अधिक सॉलिड में होता है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में सबसे अधिक सॉलिड, फिर इससे कम वाटर, फिर इससे कम एयर, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पे किसी माध्यम में ध्वनि की गति जो अधिकतम रहेगी, अब किस में रहेगी, हवा में, ग्रेनाइट में, पानी में, लोहा में, तो लोहा में रहेगी। यहाँ पे देखिए ध्वनि की गति जो है माध्यम के घनत्व और प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है, यही दो चीज़ है। जिस माध्यम में घनत्व और प्रत्यास्थता अधिक होगा वहाँ पे गति ज़्यादा होगी, और 20 डिग्री सेल्सियस पे जो लोहे में ध्वनि की गति क्या होता है, सबसे अधिकतम होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ध्वनि तरंगे हैं निर्वात में चल सकती है, गलत हो गया, केवल ठोस में चल सकती है, तो जरूरी नहीं है केवल ठोस में ही चले, केवल यहाँ पर वर्ड यूज किया है, ध्यान देंगे, तो ये भी जो है गलत हो गया। केवल गैस में चल सकती है, ये भी गलत, ठोस गैस दोनों में चल सकती है,
यहाँ पे द्रव रहता तो भी हो जाता ऑप्शन में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में ध्वनि तरंग होती है। देखिए वायु में ध्वनि तरंग तिरछी, अनुदैर्ध्य, सेम आपको वही क्वेश्चन पूछा, आपको ध्वनि तरंग कैसी होती है तो अनुदैर्ध्य होती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं और कुछ क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। अच्छा, जिनको भी वीडियो स्लो लग रहा होगा वो लोग वीडियो को फास्ट करके देखेंगे। हो सकता है इस वीडियो में जो है हाफ पार्ट से पहले मेरा आवाज़ जो है थोड़ा कम गया हो, क्योंकि मेरा जो है माइक्रोफोन जो है ये इसमें जो है अभी कनेक्टिविटी थोड़ा जो है कम थी, तो हो सकता है कहीं कम आवाज़ गया हो, तो आप एडजस्ट कर लेंगे। देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में किसमें ध्वनि आर पार नहीं कर सकती है, तो हमने बार बार सेम क्वेश्चन वही रिपीट कर रहा है। हमने क्या बताया था, ध्वनि कहाँ आर पार नहीं कर सकती है? पानी में कर सकती है, बिल्कुल। लोहा में हाँ, वायु में भी कर सकती है, निर्वात में नहीं कर सकती है। नेक्स्ट देखें, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, सेम क्वेश्चन है, निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने डिस्कस ही किया था। जब एक ध्वनि तरंग, ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं हुआ था, 66 का है ये। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि अपरिवर्तित, अब कौन सी जो है चेंज नहीं होती है, हमने डिस्कस ही किया था, वो केवल था आवृत्ति। तरंग दैर्ध्य और चाल क्या हो जाती है, बदल जाती है, आवृत्ति कभी भी चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट है, जो म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल के दीवारों में क्या लगाया जाता है, यानी जो भी हॉल होता है उसको दीवारों में आपने देखा होगा लकड़ी, कुछ पर्दे लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? ध्वनि को बढ़ाना चाहिए, ध्वनि को प्रेषित करना, ध्वनि को परिवर्तित करना चाहिए, ध्वनि को अवशोषण, ध्वनि के अवशोषण के लिए लगाई जाती है ताकि परिवर्तित ना हो, आपको एक ही जो है ध्वनि सुनाई दे, तो अवशोषण के लिए लगाई जाती है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, कोई आपका नया कमरा बना हो तो उस कमरे में जाके आप बोलेंगे तो आपको प्रतिध्वनि सुनाई देगी, लेकिन जैसे ही उस कमरे में आप कुछ वस्तुएं रख देंगे, मेज, सोफा, जो भी कपड़े वगैरह, तो आपके ध्वनि को क्या करता है, और अवशोषण का काम करता है और आपको प्रतिध्वनि नहीं सुनाई देती है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कितना डिस्टेंस होना चाहिए था? हमने देखा था लगभग डिस्टेंस आपका 16.5 या जो है 17 मीटर के करीब होना चाहिए। आगे देखें, और प्रतिध्वनि सुनने के लिए हमारे दिमाग पे जो है 1/10 सेकेंड यानी 0.1 सेकेंड तक जो है प्रतिध्वनि के बीच में हमारा गैप होना चाहिए, तो हम सुन पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के स्रोत और परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होना चाहिए जो हम प्रतिध्वनि सुन पाए? तो क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ आपका, लगभग यहाँ देखिए 17 मीटर आंसर बन जाएगा। ध्वनि का वेग अनुमानता है, तो आपको पता ही है 332 या 330, जो भी है 330 है यहाँ पे। इस क्वेश्चन का हम लोग देखे थे। नेक्स्ट देखिए, चंद्रमा के धरातल पे दो व्यक्ति एक दूसरे के बात नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है, कोई माध्यम ही नहीं है वहाँ पे, तो माध्यम यदि नहीं होगा तो ध्वनि क्या करेगी, ट्रेवल नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस चैप्टर में छोटे छोटे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं काफ़ी डेप्थ में नहीं गया। देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, सेम क्वेश्चन है, क्यों नहीं सुन सकता? क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम ही नहीं है वहाँ पे, यानी एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल जाने का, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, IAS 2007 का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, ध्वनि शैलों में केवल अनुदैर्ध्य प्रास्थात्य तरंगों के रूप में प्रगामी होती है। इसमें पूछा है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना एक और ना ही दो। अब देखिए पहला ऑप्शन में क्या कर रहा है, कम लंबाई की बांसुरी में निम्न आवृत्ति, तो ये आपको अपोजिट दे दिया। दूसरा दिया है कि ध्वनि शैलों में केवल अनुदैर्ध्य प्रास्थात्य के तरंगों में प्रगामी होती है। तो देखिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया आप। देखिए अधिक लंबी बांसुरी से अधिक बड़ी तरंग दैर्ध्य वाली ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है, यानी आपका जितना लंबा बांसुरी होगा उतना ही क्या होगा, आपका
तरंग दैर्ध्य बड़ा होगा। चूंकि किसी तरंग की आवृत्ति उसके तरंग दैर्ध्य के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, अतः कम लंबाई के बांसुरी से उच्च आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होगी। इस प्रकार जो है कथन एक सही नहीं होगा। यानी आपका देखिए तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में आपको रिलेशन पता ही है, उल्टा रिलेशन होता है। तो कम लंबाई वाले बांसुरी की आवृत्ति जो है उच्च होगी। नेक्स्ट देखिए, गैस, प्लाज्मा और तरल में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में प्रगामी होती है, जबकि ठोस में यह अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों के रूप में होती है। ठीक है, तो ठोस में केवल अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों के रूप में होती है, इसलिए आपका ऑप्शन बी भी गलत हो गया था। तो ये आपका ध्यान रखेंगे इस बात का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसरव्य तरंग के बारे में क्या सही है। तो देखिए, ये कीड़ों को नष्ट करती है, हमने देखा था बिल्कुल। ये कपड़ों से धूल हटाती है, ये भी सही है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है, ये भी सही है। स्वचालित दरवाजे को नियंत्रित करती है, तो सारे के सारे ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी आपका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा होगा क्योंकि मैं यहाँ क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन डिस्कस करने का पर्पस ये है कि आप लोग देख ले क्वेश्चन, कि आपको लगे जो भी आपको कंटेंट दिया जा रहा है वो आपके लिए क्या है, सफिशियंट है। परस्रव्य वो ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। अब हमने बताया था परस्रव्य है, देखें तो 20 हर्ट्ज से क्या होगी, अधिक होगी। अवस्रव होता तो 20 हर्ट्ज से कम होती। मनुष्य की श्रव्यता सीमा आपको पता ही है कितनी है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 तक है। कभी कभी ऑप्शन में लिख देगा आपको 20 हर्ट्ज से लेके और 20 किलो हर्ट्ज तक, तो भी आपका आंसर सही है। यानी हर्ट्ज को किलो हर्ट्ज में चेंज कर देगा। नेक्स्ट देखिए, एक जय पद्धति जिसमें प्रसरव्य ध्वनियों का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं। तो देखिए, सोनोग्राफी हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, चमगादड़ जो होता है अंधेरी रातों में उड़ सकता है और अपना शिकार भी कर सकता है, क्या है इसका कारण। देखिए, क्योंकि चमगादड़ क्या करता है, पराध्वनि तरंग निकालता है और उन्हीं से उसका क्या होता है, दिशा निर्देशन होता है, किधर उसको मूवमेंट करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हृदय जो होता है अपश्रव्य आवृत्ति का कंपन होता है, पहला ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। 20 हर्ट्ज से कम होता है, नहीं तो हमको सुनाई देता। ध्वनि की गति गैस में द्रव और ठोस की तुलना में अधिक होती है, गलत हो गया। गैस में तो सबसे कम होती है, तो ये गलत हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए, मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। प्रस्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो 1, 3, 4 आपका सही ऑप्शन देखिए, 1, 3, 4। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पराध्वनि जेट की उड़ान के कारण क्या होते हैं। तो देखिए, हवा में प्रदूषण, आंख के रोग, ओजोन लेयर में बाधा, तो ये हो जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे, जो विमान अग्रभाग में वायु को खींचकर पिछले भाग में दहन कक्ष में ईंधन को जलाकर पीछे से वाष्प गैस की तीव्र धार प्रवाहित करते हुए अत्यंत तीव्र गति करती है, जेट विमान कहलाती है। आपका पता है, जेट विमान जैसे आपने मिसाइल वगैरह देखा होगा, जेट विमान भी ऐसी होती है, काफ़ी तीव्र गति करती है। जो जेट विमान ध्वनि की तीव्र गति से उड़ान भरते हैं उन्हें सुपरसोनिक जेट विमान कहते हैं। ये कभी कभी जो है आपके आसपास से निकल जाए तो शीशा जो है वहाँ पे, शीशा भी क्या होता है, उसमें भी क्रैक आ जाता है। समताप मंडल में वायु विरल तथा दबाव कम होता है और इसी कारण ये जेट विमान सरलता और तीव्रता से उड़ जाते हैं। जबकि सुपरसोनिक जेट विमान जो है ईंधन दहन से निकलने वाला नाइट्रोजन ऑक्साइड समताप मंडल ओजोन परत में नुकसान पहुंचाते हैं, तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, यही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसको थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूँ। देखें, कथन है, कारण है, समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयानों की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयानों की चाल अधिक होती है। नेक्स्ट है, ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यमों के ताप पे निर्भर करती है। तो हमने देखा था अभी कुछ देर पहले कि आपको
ध्वनि का गति जो है माध्यमों पे डिपेंड करता था, तो ये तो सही है, लेकिन पहला आपको यहाँ पे आंसर गलत है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी बन जाएगा। आगे देखें, कुछ क्वेश्चन और है छोटे छोटे, देखें यहाँ पे डेसिबल किसे मापने के लिए, तो आपको पता है वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग होता है, तो सेम क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। डेसिबल इकाई सेम वही क्वेश्चन रिपीट किया है ध्वनि का तीव्रता मापने के लिए। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो लगभग कितना डेसिबल होता है, तो हमने देखा था 30 से 60 रेंज था, तो 30 डेसिबल हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर रेंज भी दिया हुआ है, देखिए 15 से 20, साधारण बात के लिए, गुस्से में बात के लिए 70 से 80 है, ट्रक मोटरसाइकिल का 90 से 95, कल कारखानों का ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, ऑर्केस्ट्रा 110 से 120 और जेट विमान 140 से 150। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो ऐसे आप चैप्टर वाइज जो है प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, आपको पता चल जाएगा कि जो भी आप कंटेंट पढ़ रहे हैं बिल्कुल आपके लिए सफिशिएंट है। 100 डेसिबल का नॉइज जो है प्रबलता स्तर, अब सेम क्वेश्चन वही पूछ रहा है, 100 डेसिबल का मतलब क्या हुआ, तो कल कारखाने 100 से ऊपर थे, 100 से 110। नेक्स्ट देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसके अनुसार नगर निकाय में सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण क्या है, यानी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो कितनी निर्धारित की है, तो ये देखिए 45, 50, 55, तो ये लगभग 45 डेसिबल जो है निर्धारित की है। मनुष्य के लिए शोर का जो है सहने का क्षमता करीब कितना होता है, तो ये लगभग होता है आपको 85 डेसिबल, लेकिन कंटिन्यू जो आपको 85 डेसिबल अगर सुनाया जाए तो वो भी प्रॉब्लम होने लगेगा। किस स्तर पे किस डेसिबल से अधिक ध्वनि हमारे लिए हानिकारक होता है, तभी हमने देखा ही था 80-85 करीब में जो भी है, इससे ज़्यादा होगा तो हमारे लिए हानिकारक है। मनुष्य के लिए जो मानक ध्वनि क्या है, तो हमने देखा था 30 से 60, तो ये 60 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक मजदूर रेल की पटरी पे कार्य कर रहा था, एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रख के जब मजदूर द्वारा इसको हम जूम कर लेते हैं थोड़ा, जब मजदूर द्वारा की जाने वाले हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार सुनाई देता है, इसका कारण क्या है, देखिए सिंपल सा कहानी ये है यहाँ पे कि मैं ले लेता हूँ, देखिए ये रेल की पटरी हो गई मान लीजिए, ठीक है, रेल की पटरी हो गई, यहाँ पे मान लीजिए कोई मजदूर काम कर रहा है और ये जो है एक हथौड़ा यहाँ पे आपको इस पटरी पे मारा, यहाँ पे कोई लड़का है मान लीजिए बैठा हुआ, ठीक है, यहाँ पे इसको ये सुन पा रहा है, तो इसको 2 बार ये साउंड क्यों सुनाई देगी, तो आपने अगर ध्यान से सुना होगा लेक्चर को तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए पहला आवाज़ जो है ट्रेवल करने के लिए साउंड का माध्यम क्या है, ठोस, ठोस है, और ठोस के रूप में यहाँ पे क्या है, लोहा का पटरी। दूसरा आपको साउंड ट्रेवल करने के लिए क्या माध्यम है, एयर, यहाँ पे वायु है, तो पहले इसको जो साउंड सुनाई देगी वो सुनाई देगी लोहा के पटरी से, थोड़ी देर बाद इसको सुनाई देगी एयर में, इसको डबल साउंड सुनाई देगी। इसका वजह यह है कि ठोस में जो है इसका वेग ज़्यादा होता है और एयर में इसका कम होता है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, तो इसका ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, ध्वनि का वेग जो है इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होती है। नेक्स्ट देखें, इसको जूम इन कर लेते हैं, देखिए क्वेश्चन है ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का, ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन सही है। पहला देखिए क्या है, जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है, बिल्कुल सही है। किसी भी माध्यम में जैसे जैसे हम तापमान को कम करते हैं वैसे वैसे ध्वनि की गति बढ़ती है, तो ये गलत हो गया। ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्युमिनियम में कम रहती है, तो ये भी गलती हो गई, एल्युमिनियम में ज़्यादा हो जाती है, तो केवल आपका ऑप्शन एक सही हो जाएगा, तो ये हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखें, जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर में बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित अंतर पे, हम लोग कैसे भेद कर पाते हैं कि कौन सा सितार का है और कौन सा जो है बांसुरी का है, तो उसके लिए क्या जिम्मेदार होता है, तो हमने पढ़ा था ध्वनि का क्वालिटी। नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन देखें, एक सितार में, लेक्चर जिनको भी स्लो लग रहा होगा वो लोग फास्ट करके देख सकते हैं, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है, तो इसमें अपप्रगामी और अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखें,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कथन है, अनुरण विशेषज्ञ बड़े गिरजाघर तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीक होते हैं। दीवारों, छतों और धरातल से अपवर्तित ध्वनि परिवर्तन हो सकता है। अभी कूट को मिलान करना है, कौन सा सही है गलत है आपको। तो देखें ए और आर क्या है, यहाँ पे दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। देखिए, जब भी किसी बंद हॉल में ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो हॉल की दीवारों में क्या किया जाता है, परिवर्तन के लिए, स्रोत बंद करने के लिए कुछ न कुछ हम लोग वहाँ पे कुछ समय तक छत के क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप स्रोतों को बंद किए जाने के लिए हॉल में कुछ समय तक ध्वनि बनी रहती है, इसे ही हम अनुरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तृत रूप से प्रयुक्त सांगीतिक स्वरग्राम जिसे ड्यूटोनी स्वरग्राम कहते हैं 7 आवृत्तियों वाला होता है। स्वर सा की आवृत्ति 256 होती है और स्वर नी की आवृत्ति 512 होती है। इसमें से कौन सा कथन सही है, तो इसमें आपका दोनों कथन ही गलत है। देखिए अभी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे लिस्ट में, यहाँ पे देख सकते हैं आप, सांगीतिक स्वरग्राम आवृत्तियों की एक श्रृंखला है जिन्हें एक के बाद एक बजाए जाने के कानों में सुखद अनुभूति होती है। इससे निम्नतम आवृत्ति मुख्य स्वर की नोट कहते हैं। इसके बाद उच्च आवृत्ति मुख्य स्वर एक निश्चित अनुपात में होती है। उच्चतम आवृत्ति को जो हम ऑक्टेव अष्टक कहते हैं। एक सरलतम सांगीतिक स्वरग्राम ड्यूटोनी स्वरग्राम है। इस स्वरग्राम में मुख्य स्वर और उसके अष्टक सहित 8 आवृत्तियां होती है। साधारणतः मुख्य जो है स्वर की आवृत्ति 256 तथा अष्टक की 512 होती है। यहाँ पे देख ले आप नीचे, सा जो है शा रे गामा जो है पा धा नि सा में सा का आवृत्ति 256 है, रे का 288, गा का 320। ये बढ़ते क्रम में सबसे ज्यादा सा का है यहाँ पे। ठीक है, तो आप वहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका नी का जो है आवृत्ति 512 दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे देखिए आप नी का जो आपका आवृत्ति है वो 480 है। तो चूंकि ये यूपीएससी का क्वेश्चन है तो ये लोग थोड़ा डेप्थ में जाते हैं, तो आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे कि स्टेट पीसीएस और यूपी पीसीएस में थोड़ा सा जो है अंतर यहाँ पे देखने को मिलता है। निम्न में से किसकी तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है, तो ये हमने देखा था सीरीज। ठीक है, रेडियो तरंग की लंबाई जो है सबसे कम सबसे ज़्यादा होती है, गामा की जो है सबसे कम होती थी, रेडियो की सबसे ज़्यादा। एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई के द्वारा, अब टीवी रिमोट में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, तो रेडियो तरंग प्रयोग करते हैं। समांतर टीवी रिमोट कंट्रोल के लिए उपयोग की जाने वाली तरंग तो सेम अवरक्त हो जाएगा। अवरक्त का ही एक टाइप क्या है, रेडियो तरंग है आपको। नेक्स्ट देखिए कुछ क्वेश्चन और है। ये क्वेश्चन है आपको, देखिए, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग करते हैं, तो दूरस्थ नियंत्रण मतलब रिमोट की बात कर रहा है आपका, तो अवरक्त किरण का हम लोग यूज करते हैं। हिंदी में क्या होते हैं, थोड़े से शब्द आपको ऐसे होते हैं कि कभी कभी लगता है कि क्या पूछ दिया। तो आपके पेपर में जो है अंग्रेजी में भी क्वेश्चन अवेलेबल होता है, तो जरूर उसको देख ले। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है, सेम वही क्वेश्चन है। तो टेलीविजन दूरस्थ के लिए, रिमोट के लिए क्या यूज करते हैं, अवरक्त किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन ग्रहों के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण, तो सेम क्वेश्चन पूछा है, अवरक्त विकिरण यूज करते हैं। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं, बिल्कुल सही है। हमें दृश्य और श्रव्य दोनों एक ही साथ तो शुरू हो जाते हैं, तो ये आपका ऑप्शन यही सही हो गया। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है आयाम मॉडुलन द्वारा, आवृत्ति मॉडुलन द्वारा, कला और कोण मॉडुलन द्वारा, तो आयाम मॉडुलन द्वारा होगा। नेक्स्ट देखिए, टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक क्या होती है, तो टेलीविजन में जो है प्रसारण के लिए क्या बोल रहा है, श्रव्य संकेत को प्रेषित करने के लिए क्या टेक्निक यूज करते हैं, तो आवृत्ति आरोपण। एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पे प्रसारण होता है, तो इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहन तरंगे कितनी होंगी, तो 30 मीटर बैंड पे हो रहा है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है तरंग बताएं, आप इसकी आवृत्ति बताएं। तो ये आपको आंसर देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है आपको, n इक्वल टू यहाँ पे c बाई आपका आई, जहाँ n जो है आवृत्ति है,
C जो है प्रकाश की चाल है, I जो है तरंग दैर्ध्य है। अब आपको पता है यहाँ पे प्रकाश की चाल तो पता ही है 3 × 10⁸ और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे तरंग दैर्ध्य आपको दिया हुआ है 30, तो ये जब डिवाइड करेंगे 3 से 10 हो गया ये, और ये हो जाएगा 10⁷, तो यानी 10⁷ जो है ये 10⁻1 है, ऊपर जाएगा 10⁻−1, तो ये लगभग हो जाएगा 10⁻10 मेगाहर्ट्ज हो जाएगा। नेक्स्ट है रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती है। रेडियो तरंगों की प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय है। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही सही है कि रेडियो तरंगे की जो है प्रकृति कैसी होती है, विद्युत चुंबकीय होती है। रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र से बंकित हो जाते हैं, ये जो आपका गलत हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कथन इसका देखिए गलत है, कारण सही है, क्योंकि रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय प्रकृति की होती है, अतः वो सामान्य चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र से अप्रभावित होती है। तो ये था आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ध्वनि से रिलेटेड जितनी क्वेश्चन थी। तो आप देख सकते हैं इसमें यूपीएससी का जो भी क्वेश्चन था आपका, उसमें कुछ जो आपको डेस्क जो है जानकारी पूछी गई थी। उसके अलावा स्टेट पीसीएस की मैं बात करूँ, यहाँ हमने आपको बिहार सीजीएल का भी क्वेश्चन दिखाया था। तो ये बिल्कुल जो है वन लाइनर या मिनिमम कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम कंसेप्ट या मैं कहूँ तो मिनिमम फैक्ट की। तो हम लोग सारा देखें, तो आप लोग जो है इस चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचाएँ। ये चैनल जो है अभी बिल्कुल न्यूली मेड हुआ है, तो काफ़ी जो है नया, अभी हमने कुछ दिन पहले इसको क्रिएट किया है। हमारा मकसद है कि जो भी कोई भी हो, चाहे कहीं भी बैठा हो, वो जो है एग्ज़ाम को जो है अपने जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं ईजी जो है ईजिली उसको क्वालिफाई करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।